को मिलता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें आपकी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, ये आपकी बॉडी के अगेंस्ट में ही काम करती है, जिसकी वजह से आपके जोड़ जो है वो खराब होते जाते हैं या डीजनरेट होते हैं। और जोड़ की जो चिकनी परत होती है, जिसे हम कार्टिलेज लेयर बोलते हैं, वो कार्टिलेज लेयर धीरे धीरे डिग्रेड होते जाती है, घिसने लग जाती है। इसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, हम ऑस्टियोआर्थराइटिस या एज रिलेटेड या सेनाइल आर्थराइटिस की बात करें घुटनों में, तो ये एज रिलेटेड चीजें होती हैं। जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है वैसे वैसे जोड़ों में बदलाव आने लग जाते हैं। अभी आप लोगों के लिए जो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट करना चाहूँगा। नेक्स्ट, अब ये पिक्चर आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि एक एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जब अपने कैरियर के पीक पे थे तब ये कैसे दिखते थे और ओल्ड एज होने पर ये कैसे दिख रहे हैं। तो जैसे आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये जब अपने कैरियर के पीक पे तब इनके चेहरे कैसे दिखते थे और ओल्ड एज में कैसे दिख रहे हैं। बालों पे सफेदी आ गई है, चेहरे पे झुर्रियां आ गई है। वैसे ही अपने शरीर में भी उम्र के साथ बदलाव आते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जोड़ों में भी बदलाव आते हैं। जैसे बाल सफेद हो रहे हैं, चेहरे पे झुर्रियां आ रही है, वैसे ही जोड़ों में भी उम्र के साथ में बदलाव आते हैं, जिसमें जोड़ घिसने लग जाते हैं, जिसे हम घुटने का आर्थराइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें यदि आप देखेंगे तो ये एक घुटने का हमारा जो एक सेटअप होता है ये है, ये हमारा जो नी जॉइंट है ये कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें फीमर, टिबिया और पटेला नाम की बोन होती है। पटेला जिसे हम घुटने की कटोरी बोलते हैं भाषा में, और इनके ऊपर जो ये चिकनी परत दिख रही है सफेद कलर की, इसे हम कार्टिलेज लेयर बोलते हैं। ये कार्टिलेज लेयर जब घिसने लग जाती है तो उसी ही हम आर्थराइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट, अब ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें अपने घुटने की कार्टिलेज लेयर जो है वो किस तरह से घिस गई है। ये घुटने की कार्टिलेज लेयर घिसने को ही आर्थराइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ स्टेजेस होती है आर्थराइटिस की, जिसमें ग्रेड 1, 2, 3, 4 आर्थराइटिस होता है। ग्रेड 4 आर्थराइटिस जो होता है वो सबसे ज्यादा आर्थराइटिस होता है, जिसमें आपकी जो चिकनी परत है वो काफी कुछ घिस चुकी होती है। नेक्स्ट, ये आप एक्सरे देखेंगे एक नॉर्मल घुटना किस तरह से दिखता है और एक आर्थराइटिक घुटना कैसा दिखता है। कई लोग बोलते हैं कि डॉक्टर ने उसके घुटने में गैप बता दिया है, उसके घुटने में गैप आ गया। तो यूजुअली गैप आपके घुटने में होता है। यदि आप ये लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर है इसको यदि देखेंगे तो घुटने में इवन गैप दिख रहा है दोनों तरफ पे, और एक आर्थराइटिक नी जो है उसमें आप देखेंगे तो ये घुटने का गैप खत्म हो गया है। तो यूजुअली जो लोग बोलते हैं कि उसको घुटने में गैप आ गया है या डॉक्टर ने उसे घुटने में गैप बता दिया है, तो घुटने में गैप आता नहीं है। घुटने में नेचुरली गैप होता है। वो गैप जब कम हो जाता है तो हड्डी आपस में टकरा के चलने लग जाती है और घर्षण की वजह से वो चिकनी परत घिसती है। नेक्स्ट, ये एक्सरे में आप देखें ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 और 4 आर्थराइटिस घुटने का किस तरह से दिखता है। ग्रेड 4 जैसा मैंने आपको बताया एडवांस आर्थराइटिस का ग्रेड होता है। नेक्स्ट, अब इसमें घुटने के आर्थराइटिस में या ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। रिस्क फैक्टर्स में आप देखें तो जेंडर यदि हम बात करें तो महिलाओं में ये घुटने का आर्थराइटिस काफी कॉमनली देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है। प्लस जेंडर प्रीपोंडरेंस भी होता है इसमें कि फीमेल्स में ही घुटनों का आर्थराइटिस ज्यादा देखने को मिलता है। पुरानी कोई हड्डी की इंजरी हो तो उसमें भी ये देखने को मिलता है। कोई जोड़ की इंजरी रही हो, कोई पुराना फ्रैक्चर रहा हो जिसकी वजह से आपके जॉइंट का अलाइनमेंट खराब हुआ है या बोन का अलाइनमेंट खराब हुआ है, तो भी घुटने का आर्थराइटिस देखने को मिलता है। पहले से कोई जन्मजात विकृति हो जोड़ की, जिसको जॉइंट डिस्प्लेसिया बोलते हैं, तो उसमें भी घुटने का आर्थराइटिस हमें देखने को मिलता है। पुरानी कोई चोट हो तो उसमें भी देखने को मिलता है। कई बार इसमें जेनेटिक हिस्ट्री भी होती है कि किसी के मदर फादर को यदि कम एज में आर्थराइटिस हुआ है तो चांसेस है कि उनके बच्चों को भी कम एज में आर्थराइटिस होने के चांसेस रहेंगे। ऑक्यूपेशन, जैसे मैं आपको बताऊं कि सुनार है या कपड़े की दुकान पे काम करने वाले लोग हैं, इनको दिन भर पालकी मार के बैठना पड़ता है नीचे, तो पालकी मार के बैठना इज अ रिस्क फैक्टर। यदि आपको घुटनों में तकलीफ शुरू हो गई है तो पालकी मार के बैठना नहीं चाहिए आपको। इंडियन टॉयलेट सीट का यूज नहीं करना चाहिए, उकड़ू नहीं बैठना चाहिए।
योग यदि आप करते हैं तो योग में ऐसे आसन करें जिसमें आपको घुटने मोड़ के या पालथी मार के न बैठना पड़े। नेक्स्ट है ओबेसिटी। शरीर का वजन ज्यादा होने की वजह से घुटनों के जोड़ों पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से घुटने की जो कार्टिलेज लेयर है वो जल्दी घिसती है। तो बॉडी वेट या ओबेसिटी की एक मुख्य कारण होता है घुटने के आर्थराइटिस का, और जैसा मैंने आपको बताया एज के साथ में ये बढ़ता ही है, ओल्ड एज भी एक रिस्क फैक्टर होता है। नेक्स्ट, अब ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने के आर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं? घुटनों के आर्थराइटिस के सिम्टम्स में जोड़ में दर्द है या स्टिफनेस, या घुटने का जोड़ आपको टाइट लगेगा या ऐसा लगेगा कि मुझे जकड़न सी लग रही है जोड़ में, प्लस घुटने में हाथ लगाने में या दबाने में दर्द होना, या घुटने में से कट की आवाज आना, या घुटने पे हाथ रख के जब आप घुटना चलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई हड्डी आपस में खिस रही है या घर्षण हो रहा है। कई बार घुटनों में सूजन भी आ जाती है, और कई बार आपको हाथ लगाने पे फील होता है कि कहीं मेरे घुटने की हड्डी थोड़ी सी शायद बड़ी हुई नजर आ रही है मुझे। नेक्स्ट, अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में जैसा कि मैंने आपको डिफरेंस बताया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है एक ऑटोइम्यून कंडीशन होती है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है एक एज रिलेटेड कंडीशन होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया भाषा में जिसको हम बोलते हैं कि किसी भी एज में देखने को मिल सकता है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनकी उम्र 7 या 8 साल है और वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पीड़ित है, उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस या जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है वो एज स्पेसिफिक मोस्टली नहीं होता है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस एज स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं कि जोड़ों में सूजन आ जाती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, और बोन का इरोजन होने लग जाता है या कार्टिलेज लेयर का इरोजन होने लग जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। नेक्स्ट, और ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करें हम तो ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास घुटनों के आर्थराइटिस के लिए क्या क्या अवेलेबल है, जैसे लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज है, जैसे स्विमिंग है, वॉकिंग है, साइकिलिंग है, ये आप कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ पेन किलर्स या एनसेड्स जैसे पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन या डाइक्लोफिनेक जैसी मेडिकेशन आपको प्रिस्क्राइब की जाती है। प्लस पेशेंट्स को कई बार एडवाइस किया जाता है वेट रिडक्शन के लिए, यदि पेशेंट का बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है उन्हें एडवाइस किया जाता है वेट रिडक्शन के लिए। कुछ एक्सरसाइजेज होती है जिसमें हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेज, वास्टस मीडियालिस ऑब्लिकस एक्सरसाइजेज, बीएमओ एक्सरसाइजेज होते हैं जिनको, और हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेज होती है वो एडवाइस की जाती है। कई बार पेशेंट्स को नी कैप या नी ब्रेस पहनने के लिए एडवाइस किया जाता है। इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो फर्दर आते हैं, जो इन्वेजिव प्रोसीजर कहलाते हैं, वो होता है स्टीरॉइड इंजेक्शन या विस्को सप्लीमेंटेशन का, और फिर उसके बाद फर्दर यदि उससे भी आराम नहीं मिलता है तो पार्शियल या टोटल नी रिप्लेसमेंट एडवाइजेबल होता है। नेक्स्ट, ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेज जिनको बोलते हैं, ये क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेज एडवाइजेबल होती है पेशेंट्स को। यदि घुटने का आर्थराइटिस आपका ग्रेड 1 या ग्रेड 2 का है तो इसमें काफ़ी कुछ आपको क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेज, बीएमओ और हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेज आपको हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट, एक जो इन्वेसिव प्रोसीजर जो आता है वो विस्को सप्लीमेंटेशन का आता है। इसमें घुटने के जोड़ में हम एक आर्टिफिशियल तरल पदार्थ या आर्टिफिशियल चिकनाई वाला इंजेक्शन जिसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है वो हम घुटने में डालते हैं, जिससे घुटने की चिकनाई बढ़ती है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो स्टीरॉइड इंजेक्शन। स्टीरॉइड इंजेक्शन का जो नेचुरल एक्शन होता है वो सूजन कम करना और दर्द कम करना होता है, तो ये घुटने का दर्द कुछ हद तक कम करता है, सूजन भी कम करता है, लेकिन घुटने का जोड़ जो है उसमें जो फ्रिक्शन हो रहा है या जो जोड़ घिस रहा है उसमें कोई कमी नहीं आती, ये सिर्फ आपका दर्द कम करेगा या सूजन कम करेगा। नेक्स्ट, फिर जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का होता है, जिसे हम ऑक्सफोर्ड नी भी बोलते हैं या यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं। इसमें घुटने का सिर्फ उतना पार्ट जो घिस गया है सिर्फ उसे रिप्लेस किया जाता है आर्टिफिशियल इम्प्लांट से, बाकी आपका जो घुटना होता है वो नेचुरल एज इट इज होता है। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास टोटल नी रिप्लेसमेंट, यदि घुटना हमारा सभी जगह से घिस गया है, मीडियल लैटरल कंपार्टमेंट में घिस गया है, घुटने की कटोरी भी घिस रही है, तो उसमें हम एडवाइस करते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए। नेक्स्ट, ये आप एक्सरे देखेंगे टोटल नी रिप्लेसमेंट का, जिसमें
घुटने का आर्थराइटिस होने के बाद में भी टोटल नी रिप्लेसमेंट हम करते हैं तो वो आफ्टर ऑपरेशन कैसा दिखता है। नेक्स्ट, ये जो है आप डिफरेंस देख पाएंगे पार्शियल नी रिप्लेसमेंट और टोटल नी रिप्लेसमेंट में कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट किस तरह से किया जाता है और टोटल नी रिप्लेसमेंट किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट, अब ये मेरे कुछ पेशेंट के वीडियोस और एक्सरेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने अपोलो सेज हॉस्पिटल में ऑपरेट किए हैं। ये पेशेंट मेरे पास आए थे, 81 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है ये मेरे पास बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट दोनों घुटने के रिप्लेसमेंट के लिए आए थे। नेक्स्ट, ये ऑपरेशन के बाद इनका आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ घुटना इनका सीधा भी हो चुका है। और नेक्स्ट 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 ये नेक्स्ट, अब आप देखेंगे ऑपरेशन से पहले बिफोर सर्जरी किस तरह से चलते थे और ये आफ्टर सर्जरी किस तरह से चल रहे हैं। नेक्स्ट, ये पेशेंट है, ये 84 ईयर मेल पेशेंट है, ये मेरे पास यूपी से आए थे। ये व्हील चेयर बाउंड पेशेंट थे, ये खड़े होकर चल नहीं पाते थे, वॉशरूम तक नहीं जा पाते थे। इनके बेटे मेरे पास लेके आए, पूरे सर बाथरूम तक भी जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, पापा मान नहीं रहे नी रिप्लेसमेंट के लिए, लेकिन हमको तो करवाना है। पेशेंट को हमने समझा के नी रिप्लेसमेंट कराया। नेक्स्ट, और ये नेक्स्ट, ये आप वीडियो देखेंगे ऑपरेशन के 18 घंटे के अंदर सिर्फ एक नी रिप्लेसमेंट किया था इनका मैंने राइट साइड का। ये पेशेंट जो है ऑपरेशन के 18 घंटे के अंदर मैंने इनको वॉक करवाया था वॉकर के सहारे। ये जो पेशेंट व्हील चेयर पे आए थे, ये 18 घंटे में वॉकर से चलने लग गए। नेक्स्ट, और यही पेशेंट नेक्स्ट ऑपरेशन के 15 दिन पे राइट नी पे आप देखेंगे तो ड्रेसिंग लगी हुई है। जिस दिन इनके टाँके निकल रहा था उस दिन ये स्टिक से चलना शुरू कर दिया था इन्होंने। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये पेशेंट है जिनका मैंने बायोलेटरल नी रिप्लेसमेंट किया था, ये मैडम खुद एक डॉक्टर है। नेक्स्ट, इनमें हमने किया था नो स्किन सूचर या नो स्टेपलर सर्जरी, या इसको बोल सकते हैं सूचरलेस टोटल नी रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट, ये चीज़ दैनिक भास्कर में भी कवर हुई थी जिसमें हमने सूचरलेस नी रिप्लेसमेंट किया था। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये आप देखेंगे बिफोर सर्जरी ये पेशेंट कैसे चलते थे और ऑपरेशन के बाद ये पेशेंट कैसे चलते हैं। ये आप देखेंगे तो काफ़ी खराब हो चुका है, नी काफ़ी सबलक्सेटेड है, इनका मैंने नी रिप्लेसमेंट किया था। नेक्स्ट, ये आप देखेंगे ऑपरेशन के बाद इनका घुटना सीधा भी हो गया है और काफ़ी कुछ गैप हमने रिस्टोर भी कर दिया है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये आप देखेंगे चाल में आप बदलाव देखेंगे। नेक्स्ट, अब कई लोगों को होता है कि भाई ऑपरेशन में मना होता है या सीढ़ी चढ़ना उतरना कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, सीढ़ी चढ़ उतर नहीं पाते हैं, तो उन लोगों के लिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये ऑपरेशन के 3rd डे पे आप देखें, ऑपरेशन के बाद 3रे दिन पे पेशेंट को स्टेयर ट्रेनिंग हम लोग हॉस्पिटल में ही करवाते हैं। ऑपरेशन के बाद सीढ़ी चढ़ना उतरना कैसे है